हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से टॉप हम लोग 50 वन लाइनर्स को देखेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर रूप में होंगे। इनमें अधिकांश जो वन लाइनर्स हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं, एक दो बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं और ये वन लाइनर्स जो हैं वो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सवाल क्या कह रहा है कि ट्यूबलाइट किसे से भरी होती है। मतलब ट्यूबलाइट में क्या होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग जो ट्यूबलाइट घरों में यूज करते हैं उसमें कौन सी गैसें भरी होती हैं, ठीक है ना, क्या उसमें भरा होता है। तो उसका आंसर होगा पारा का वाष्प होता है और आर्गन होता है, ठीक है ना। ये दो चीज उसमें भरा होता है, पारा वाष्प और आर्गन। हमारा पॉइंट नंबर 2 है मूर्ख सोना का दूसरा नाम क्या है। मतलब आयरन पायराइड्स है ना, मूर्ख सोना किसको कहते हैं, आयरन पायराइड्स। हम यूं कह सकते हैं कि आयरन पायराइड्स का एक और नाम है मूर्ख सोना, इसको फुल्स गोल्ड कहा गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। आयरन पायराइड्स का जो दूसरा नाम है, जो हम लोग मतलब आमतौर पर हम उसे आयरन पायराइड्स को जानते हैं, उसका एक और दूसरा नाम है मूर्ख सोना, फुल्स गोल्ड इसको कहा गया है। चलिए, कह रहा है क्या पॉइंट नंबर 3 की बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग होती है, किसकी होती है। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें कि भोजन पकाने से तेल वगैरह चिपकते नहीं है। तो उसमें से क्या मिलावट, क्या मिलाकर बनाया जाता है जिसको हम लोग नॉन स्टिकिंग हम लोग बर्तन कहते हैं, है ना, या जो भी कहते हैं। तो वो नॉन स्टिकिंग को बनाने के लिए उसमें टेफ्लॉन मिलाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे बर्तनों में जो कोटिंग की जाती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जिसके वजह से उसमें तेलीय पदार्थ चिपकते नहीं है। चलिए, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। जल की अस्थायी कठोरता है ना, टेम्पोररी हार्डनेस के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन है, ठीक है ना। जल के अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, दो तरह की कठोरता होता है, ठीक है ना, परमानेंट होता है और एक टेम्पोररी होता है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है, मतलब कि जो टेम्पोररी हार्डनेस है, वो किस वजह से होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसमें पाए जाते हैं। यदि जल के अंदर यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर उसमें घुले हुए हैं तो समझिए कि इसकी जो हार्डनेस है वो टेम्पोररी हार्डनेस है। जबकि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट और क्लोराइड उसमें घुले होते हैं तो ये समझिए कि ये परमानेंट हार्डनेस ये देता है, ठीक है। तो जल के अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और जल के अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। चलिए, हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट क्या कर रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैसें कौन है, ठीक है ना। दो गैसें ज्यादातर इस्तेमाल होती है, हालांकि अगर ऑप्शन में अगर आपको इथिलीन और एसिटिलीन अगर दोनों मिल जाए, है ना, कुछ एग्जाम्स में दोनों तरह के ऑप्शंस देखने को मिले हैं। तो दोनों तरह का अगर ऑप्शन मिल जाए तो मतलब मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है कि हमें एसिटिलीन को मतलब प्रीफर करना चाहिए। लेकिन कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कई जगहों पर आपको आंसर एथिलीन मिलेंगे, कई जगहों पर आंसर आपको एसिटिलीन मिलेंगे। तो इन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। चलिए, अंडे का छिलका किसी से बना होता है। जो अंडे का जो छिलका होता है, जिसको हम व्हाइट ऊपर से जो कवर होता है उसका छिलका, वो किससे बना होता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना होता है, ठीक है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। को कृत्रिम रेशा के रूप में जानते हैं। कृत्रिम रेशा के रूप में किसको हम लोग जानते हैं, तो रियोन, है ना, रियोन को हम लोग कृत्रिम रेशा के रूप में जानते हैं। मतलब कि आर्टिफिशियल जो फाइबर है ना, वो रियोन है, ठीक है। चलिए, कह रहे क्या कि खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, आप इसको अगर इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसा समझिए फूड प्रोसेसिंग, है ना। चलिए, कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है क्या, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सामान्य परीक्षक, परीक्षक का मतलब प्रिजर्वेटिव, जो उसको सुरक्षित रखे, है ना, जो कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखे, आप इसको परीक्षक के तौर पर आप इसको इंग्लिश में कैसे समझेंगे, प्रिजर्वेटिव, जो उसको सुरक्षित रखता हो, है ना, में किसका इस्तेमाल होता है। मतलब सवाल हमारा यह है कि फूड प्रोसेसिंग में जो हम लोग प्रिजर्वेटिव ये डालते हैं तो वो क्या होता है, वो कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है। तो उसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल एक प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है जो कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल हम प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। चलिए आते हैं कैंसर के उपचार में कौन सा है ना आइसोटोप काम करता है, तो वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो होता है, ठीक है ना, ये धातु है कोबाल्ट 60, एक्चुअली आइसोटोप है कोबाल्ट 60, ठीक है ना, जो कि इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो हमारा जो 10 पॉइंट का राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60। चलिए आते हैं नंबर 11 में, कह रहा है कि लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है, या यूं कहें कि लोहा का अयस्क क्या है, ठीक है ना। लोहा अयस्क से प्राप्त होता है और वो अयस्क का नाम है हेमेटाइट, वो अयस्क का नाम है हेमेटाइट, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति किस अयस्क से होती है, एल्युमिनियम फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, यह अयस्क के रूप में मिलता है और इसका अयस्क का नाम है बॉक्साइट, ठीक है ना। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइट, एल्युमिनियम जो है हमें बॉक्साइट से प्राप्त होती है, ये एलवाई है, मिश्र धातु है, ठीक है ना। चलिए तांबा किस अयस्क से प्राप्त होती है, ठीक है ना, तांबा जो है वो किस अयस्क से प्राप्त होती है, तो ये कॉपर पाइराइट, ठीक है ना, कॉपर पाइराइट नामक अयस्क से एलवाय से, है ना, ये मतलब कॉपर पाइराइट नामक एलवाय से ये तांबा की प्राप्ति होती है। चलिए वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें हैं, वेल्डिंग या सोल्डर आप इसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वेल्डिंग या सोल्डर जो हम लोग करवाते हैं बर्तन वगैरह में सोल्डिंग का काम होता है, तो या उसको वेल्डिंग या सोल्डर दोनों कह सकते हैं, में कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं, तो इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो होता है वो मतलब सोल्डर का काम करता है, वो वेल्डिंग का काम करता है, वेल्डिंग में है ना, वो धातुओं को वेल्ड करता है। चलिए तो वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें कौन सी है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। आते हैं नंबर 15 में, पॉइंट नंबर 15 में कह रहा है क्या कि समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है। जो सी डाइवर्स देखेंगे कि जो समुद्री गोताखोर है ना, ये मास्क लगा के चलते हैं और उसमें कौन सा गैस होता है, तो उसमें गैस होता है ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आप ऐसे भी ये सवाल हो सकता है समुद्री गोताखोर के जगह पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम श्वसन, है ना, कृत्रिम श्वसन, चूंकि वो तो नेचुरल है नहीं, आप बाहर से आप उसको ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो नेचुरल तो है नहीं, तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम श्वसन में कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं, तो वो है आपका ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 16 में बढ़ते हैं। 16 कह रहे क्या, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग हम किस रूप में करते हैं या किस रूप में किया जाता है, तो चूहा मारने का जो दवा होता है, जहर आप उसको कहिए, दवा थोड़े होता है, जहर होता है, वो जिंक फॉस्फाइड ही होता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग हम चूहा मारने के जहर के रूप में करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चूहा मारने का जहर का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। चलिए फ्यूज तार, है ना, फ्यूज तार किसका बना होता है, तो सीसा और टीन का बना होता है, ठीक है ना। जो फ्यूज तार हम लोग जो सेफ्टी फ्यूज लगाते हैं, है ना, तो वो किसका बना होता है, सीसा और टीन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियम, है ना, से निकाला जाता है, रेडियम किससे निकाला जाता है, रेडियम की प्राप्ति हम किससे करते हैं, या यूं कहें कि रेडियम का अयस्क कौन सा है, जैसे कि बॉक्साइट से हम लोग प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम, अभी बात हुआ है, जैसे कि हम लोग हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं लोहा, तो किस चीज से हम लोग रेडियम की प्राप्त करते हैं, तो उसका नाम है पिच ब्लेंड, ठीक है ना। पिच ब्लेंड इसका अयस्क है, रेडियम का अयस्क जो है वो पिच ब्लेंड है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है, लोहा का अयस्क जो है वो हेमेटाइट है। ये सारी चीजें एग्जाम के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहा का वजन में क्या असर पड़ता है, यदि किसी लोहा के ऊपर जंग लग जाए, ठीक है ना, तो उसके वजन पर क्या असर पड़ता है, तो उसका वजन बढ़ जाता है। यदि किसी लोहे पर जंग लग जाए तो उसका जो वजन है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, हाँ, उसका जो वजन है बढ़ेगा घटेगा नहीं। चलिए का उपयोग, किसका उपयोग फायर प्रूफ, है ना, और वाटर प्रूफ कपड़े तैयार करने में किया जाता है। बहुत सारे कपड़े हैं जो आग नहीं पकड़ेगा, बहुत सारे ऐसे कपड़े जो अपने अंदर पानी नहीं लेगा, तो वाटर प्रूफ उसको बनाया गया और फायर प्रूफ बनाया गया है। इसके लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्राइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, का प्रयोग फायर प्रूफ कपड़ा बनाने में और वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में। चलिए 21 पॉइंट नंबर 21 पर क्या, गैल्वेनाइज्ड लोहे का लेप किससे किया जाता है ना, जिंक से, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनीकरण क्या होता है, आप ऐसा समझिए, अगर इस सीधे कहें गैल्वेनीकरण, है ना, गैल्वेनीकरण क्या होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो लोहे पर जिंक के परत चढ़ाने को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर क्या किया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो कह रहे कि गैल्वेनाइज्ड लोहे का लेप किससे किया जाता है? तो जिंक से किया जाता है। वही सवाल का ये दूसरा रूप है। चलिए, कह रहे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें सेलेनियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात को देखते हैं। को भारी जल के रूप में जाना जाता है। किसको भारी जल के रूप में जाना जाता है? अच्छा, परमाणु और परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O है ना, इसको है ना फेमसली हम इसको D2O कहते हैं। तो ये हेवी वाटर है ना, D2O का दूसरा नाम है हेवी वाटर। और इसका किस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में है ना। ये नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है, मंदक का काम करता है, स्पीड को कम कर देगा। चलिए आते 24 में। कह रहे कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? ड्यूटेरियम है ना हाइड्रोजन का आइसोटोप है, है ना, आइसोटोप है, समस्थानिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? तो आइसोटोप है, समस्थानिक है। चलिए ऑक्सीजन, ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? तो एलोट्रोप है, समरूप है, ठीक है ना। एलोट्रोप मतलब समरूप होता है और आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है। तो ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? तो एलोट्रोप है। चलिए आते हैं नंबर 26 में। करें कि अमोनिया NH3 का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? किस विधि द्वारा हम अमोनिया का संश्लेषण करते हैं? तो यह है हैबर प्रोसेस, है ना, हैबर की विधि, या इसको हम लोग ऐसे कहते हैं हैबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। हैबर्स प्रोसेस द्वारा अमोनिया का संश्लेषण होता है, अमोनिया तैयार किया जाता है। चलिए 27 पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? क्लोरीन का उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या क्लोरीन से क्या बनता है? आप ऐसा समझिए। तो एक बनता है PVC, है ना, एक बनता है PVC और दूसरा कीटनाशक, है ना। क्लोरीन का इस्तेमाल हम कीटनाशक के तौर पर भी करते हैं और PVC के निर्माण में भी हम लोग, है ना, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 27 था। पॉइंट नंबर 28 में आते हैं। पॉइंट नंबर 28 क्या कर रहा है कि वनस्पति घी के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी, है ना, ये बहुत ही पॉपुलर ये सवाल है। जब वनस्पति घी का जब बनाया जाता है, वनस्पति घी को जब तैयार किया जाता है तो उत्प्रेरक, है ना, यूज किया जाता है उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी चीज की स्पीड में मतलब अल्टरेशन लाता है, बदलाव लाता है, उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो वनस्पति घी के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो उसका, है ना, सही आंसर है निकेल, है ना, निकेल का प्रयोग, है ना, इसको निकेल का, ये निकेल का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में होता है वनस्पति घी के संश्लेषण में। आइए, कह रहे कि संपर्क प्रक्रिया, जिसको आप कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना, इंग्लिश पढ़िए ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं क्या, सवाल कह रहे हैं क्या कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का, है ना, प्रयोग किया जाता है? मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है ना, उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लेटिनम, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्लेटिनम का इस्तेमाल हम एज ए कैटलिस्ट के तौर पर करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 30, पॉइंट नंबर 30 में। करें क्या, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म जहरीली गैस बनाता है। कौन सा जहरीली गैस बनाता है? तो फॉस्जीन नामक जहरीली गैस बनाता है। फॉस्जीन एक बेहद ही, आप समझिए कि जहरीला गैस है। इसका मतलब क्या है कि यदि क्लोरोफॉर्म को यदि हवा में छोड़ दिया जाए, क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाए तो सूर्य के प्रकाश में तो ऑलरेडी वो है ही, अब ये क्या करेगा? ये फॉस्जीन नामक एक पॉइजनस ये गैस बनाएगा, ठीक है ना, फॉस्जीन नामक पॉइजनस गैस बनाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 31 में आते हैं। क्या रहा है क्या कि सेफ्टी माचिस जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्यों, कौन सा फास्फोरस? एक श्वेत फास्फोरस होता है और एक लाल फास्फोरस होता है। तो दिया सलाई यानी कि सेफ्टी माचिस में हम लोग लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, और आतिशबाजी का जो सामान बनाया जाता है फायर क्रैकिंग, उसमें श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। देखिए सेफ्टी माचिस, जो माचिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें रेड फास्फोरस है, और क्या कहते हैं कि जो आतिशबाजी के जो सामान होते हैं, जो फायर क्रैकिंग के जो सामान होते हैं, उसमें कौन सा फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है? तो आतिशबाजी के जो सामान होते हैं, ठीक है ना, इसमें श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होता है। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फास्फोरस। चलिए 32, पॉइंट नंबर 32 देखते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक एसिड। देखिए जितने भी खट्टे फल हैं, केवल संतरा ही नहीं,
जो भी खट्टे फल है उसमें जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है साइट्रिक एसिड। चलिए, लेकिन एग्जामिनेशन में कोई पर्टिकुलर आपको फल भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको संतरा दिखाई दे रहा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका नाम है साइट्रिक एसिड। चलिए, लेड पेंसिल में होता है, जो पेंसिल जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेखन में, ठीक है ना, उसमें है ना, लेड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना, वो लेड पेंसिल में क्या है, ग्रेफाइट है, वो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। चलिए आते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। बहुत ही सारे बहुत ही पॉपुलर ये बातें हैं। मैं इस वीडियो सेशन में कोई ऐसा बात नहीं बताया जा रहा है जो आप पहली बार जान रहे हो। ये सारी चीज आप ऑलमोस्ट आप जानते हैं, फिर भी आप हमारे साथ इसको एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्या 35 पॉइंट में कि अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है। अब भाई इसमें कौन कौन से प्रदूषक होते हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि अम्लीय वर्षा है ना वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो कौन सा प्रदूषण तत्व है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, आप ऐसे समझे, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा में क्या उत्सर्जन होता है, क्या देखने को मिलेगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आते हैं नंबर 36 में, पेट्रोलियम में पाया जाता है। पेट्रोलियम माना किस में पाया जाता है, किस तरह के चट्टान में? जैसे कि देखिए, एक चट्टान है आपको इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, जिसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ज्योग्राफी में आपको 3 तरह के चट्टानों के बारे में पढ़ना है। तो पेट्रोलियम किस तरह के चट्टान में पाया जाता है? तो यह है अवसादी चट्टान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। चलिए, तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में। चलिए, पृथ्वी के पपड़ या भूपर्पटी, इसको आप अर्थ कहिए, अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तत्व, धातु नहीं पूछा है, तत्व पूछा है, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। जो तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन है। जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो धातु पाया जाता है वो उसका आंसर अलग है, उसको हम लोग अलग वीडियो सेशन में बात करेंगे। तत्व पूछे, एलिमेंट पूछा, तो उसका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन होना चाहिए। आइएगा, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो आप लोगों ने कभी देखा है, सुना है, तो इसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है आग बुझाने में? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए 39 में कह रहे क्या सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ठीक है ना, तो ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। ये यही जो है ना एलपीजी का भी एक अवयव है, ब्यूटेन जो है ना वो एक एलपीजी का अवयव भी है। चलिए, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, ठीक है ना। उसमें और भी चीज होते हैं लेकिन मेनली उसमें मीथेन पाया जाता है। चलिए 41 पॉइंट में देखते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन क्या है ना। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो थोड़ी सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना। सोडियम थायोसल्फेट का संबंध है जो है ना वो फोटोग्राफी से है, वो फोटोग्राफी से है। चलिए 42 क्या कहता है, प्राकृतिक रबड़ से एक बहुलक है ना, आइसोप्रीन से एक प्राप्त एक बहुलक है। मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो वह है आइसोप्रीन का। किसका पॉलीमर? बहुलक का मतलब पॉलीमर, किसका पॉलीमर है? सॉरी, किसका पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप ऐसे समझिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। तो बहुलक के लिए वर्ड है वो पॉलीमर है। चलिए, करें कि कागज रासायनिक रूप से क्या है? तो कागज है ना लकड़ी की लुदगी से प्राप्त होता है। ये सब आप चीजों को जानते होंगे। कागज जो होता है ना वो लकड़ी की लुदगी से बनता है और उसमें सेलुलोज पाया जाता है। अतः कागज रासायनिक रूप से क्या है? सेलुलोज है। कागज रासायनिक रूप से क्या है? सेलुलोज है। चलिए, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है ना? कौन सा भविष्य का है ना फ्यूचर्स मेटल के रूप में जाना जाता है? तो वह टाइटेनियम, ठीक है ना। टाइटेनियम को फ्यूचर्स मेटल कहा गया है। चलिए, खादानों में अधिकांश विस्फोट के मिश्रण से होती है। देखिए, मीथेन गैस ये जिम्मेदार है कोयला के खादानों में, खासतौर खादानों का मतलब कोयला, आप इसको ऐसे समझिए, कोयला के खादानों में जो विस्फोट होते हैं, ठीक है ना, अधिकांश विस्फोट कोयला के खादानों में आपको सुनने को मिलेगा। तो इसमें जो विस्फोट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मीथेन गैस।
हवा के साथ रिएक्ट करता है और इस वो एक्सप्लोजन का वो काम करता है, विस्फोट का काम करता है। तो खदानों में, खासतौर पर कोयला के खदानों में अधिकांश विस्फोट के मिश्रण के कारण होती है। तो हवा के साथ जो मीथेन जो कंबाइन करता है वो विस्फोटक का काम करता है। चलिए, तो 45 का हमारा ये बात रहा। 46 में आते हैं, पॉइंट नंबर 46 में सिरका है ना का एक जलीय घोल है। सिरका एसिटिक एसिड का, मतलब एसिटिक एसिड का जलीय घोल जो है ना वो सिरका है, आप ऐसे समझिए, विनेगार, ठीक है ना। चलिए, कह रहे कि स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए लोहे के साथ उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम। देखिए, जब लोहा, जब इस्पात जब बनता है ना, ये स्टेनलेस स्टील या इस्पात हम इसको कह सकते हैं, हिंदी में इस्पात भी कह सकते हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि लोहा से इस्पात बनाने में लोहा में क्या मिलाया जाता है, या धब्बा रहित लोहा, ऐसा भी ये सवाल आ सकता है कि धब्बा रहित लोहा वही है स्टील है। धब्बा रहित लोहा बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने में धब्बा रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। चलिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो क्रोमियम का इस्तेमाल होता है। क्रोमियम ऐड किया जाता है लोहा में, ठीक है। चलिए, ब्रेड के सूजन के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? ब्रेड क्यों फूल जाता है, ठीक है ना। हम लोग जो मार्केट में जो ब्रेड देखते हैं वो क्यों फूल जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण फूल जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए, कह रहे कि क्लोरोफिल का धातु घटक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? तो वह है मैग्नीशियम, है ना। क्लोरोफिल जो प्लांट में जो क्लोरोफिल है, ये बायोलॉजी, आधा बायोलॉजी भी आधा केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के धातु घटक कौन से है? तो मैग्नीशियम है। हम यूं कह सकते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो वो मैग्नीशियम है। चलिए, हमारा अगला है और अंतिम सवाल है इस सेशन का, सोल्डर, है ना, मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है ना, क्या किसके मिश्र धातु के रूप में सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं? जो ये सोल्डर आपने देखा होगा, तो वो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। टीन और सीसा का मिश्र धातु एक सोल्डर का काम करता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉप 50 केमिस्ट्री की उन चीजों के बारे में बात की है जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर सवाल हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड ही आते हैं। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।